केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको कुछ ऐसी खबरें दिखाने का जो दावा है आपने कहीं नहीं देखी होंगी। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर नया अपडेट क्या है और क्यों पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं? क्या आपको ये पता है कि आज संविधान दिवस है और इस मौके पर बेलगाम सियासत हो रही है? संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को क्या संदेश दिया है, बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे बिहार की, जहां लालू परिवार का अब पता बदल गया है। 20 साल बाद राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। और सबसे आखिरी में पूछेंगे सवाल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से कि आखिर कब पकड़े जाएंगे मासूम बिटिया के गुनहगार। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की तारीख की। 26 नवंबर यानी आज का दिन 1949 में आज के ही दिन हमारे देश का संविधान बनकर पूरा हुआ था और संविधान सभा के सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान निर्माण के आज 75 साल पूरे हो गए, जिस मौके पर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। लेकिन इस दौरान विपक्षी नेता संविधान खतरे वाला अपना राग गाते रहे और वहीं एसआईआर को लोकतंत्र के खिलाफ बताकर एक बार फिर से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश की। कुल मिलाकर संविधान दिवस के मौके पर भी एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है और इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। रिपोर्ट दिखाता है आपको। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से अग्रसर है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। संविधान दिवस पर बेलगाम सियासत, संविधान का नाम भ्रम फैलाना का, पचहत्तर साल का संविधान, अपना अपना राग। 26 नवंबर 2025 यानी आज का दिन भारत का संविधान आज 75 साल का हो गया। वो संविधान जिसने आजादी के बाद देश के लोगों को अपने तरीके से जीने की आजादी दी, तमाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार दिए, जिसके बल पर आज देश का छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। इसी को लेकर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे लोग शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया। हमारी संसदीय प्रणाली की सफलता के ठोस प्रमाण के रूप में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से अग्रसर है। भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आने से आर्थिक न्याय के पैमाने पर विश्व की सबसे बड़ी सफलता अर्जित। पीएम मोदी ने भी इस मौके पर देश के लोगों के नाम पत्र लिखकर संविधान की ताकत से अवगत करवाया। पीएम ने लिखा कि ये हमारे संविधान की ताकत है, जिसने मुझ जैसे इंसान को, जो एक आम और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से आता है, 24 साल से ज्यादा तक लगातार सरकार का मुखिया बना दिया। मुझे आज भी 2014 का वो पल याद है जब मैं पहली बार पार्लियामेंट आया था और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सीढ़ियों को छूकर झुका था। फिर 2019 में चुनावी नतीजों के बाद जब मैं संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में गया तो मैंने झुककर संविधान को अपने माथे पर श्रद्धा के तौर पर रखा
इस संविधान ने मुझ जैसे कई और लोगों को सपने देखने और उन्हें पाने के लिए काम करने की ताकत दी है। संविधान सिर्फ एक किताब या कुछ शब्दों का संयोजन नहीं, बल्कि देश की तमाम संस्थाएं संविधान का हिस्सा है, जो लोगों के अधिकार की रक्षा करती हैं और देश को संविधान के मुताबिक चलाने में अपना अहम रोल निभाती हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं को आजकल संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। विडंबना है कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता शपथ तो संविधान की लेते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, लेकिन सियासी लाभ ना होने पर संस्थाओं पर ही लगातार वार करते रहते हैं। न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन चुकी है, पर आज ये पहचान खतरे में है। जब संविधान लागू हुआ था तब आरएसएस जैसे संगठन ने खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है। इतिहास गवाह है कि वे संविधान के खिलाफ थे। संविधान से मिले तमाम राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की बदौलत मल्लिकार्जुन खड़गे कई राजनीतिक दलों और संवैधानिक पदों पर रहे हैं और मौजूदा वक्त में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। लेकिन सरकार में न होने पर इन्हें संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है, जिसके लिए विपक्ष का सबसे ताजा हथियार एसआईआर बना है। एसआईआर को संविधान के तहत बनी एक स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग करवा रहा है, ताकि देश की मतदाता सूची से ऐसे लोगों को बाहर किया जा सके जो वोटर बनने के योग्य नहीं है। वहीं योग्य वोटर्स को जोड़ना भी इस अभियान का अहम मकसद है। लेकिन यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एसआईआर के चलते लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। जो सबसे बड़ा अधिकार है आज हमारे वोट का, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है, एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। खुद को संविधान का रक्षक घोषित कर चुके विपक्षी नेता लगातार चुनाव आयोग पर हमले बोल रहे हैं। चुनाव में लगातार मिल रही हार के लिए चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बात की अनदेखी कर रहे हैं कि चुनाव में जनता अपने वोट से नेताओं की किस्मत का फैसला करती है और भारत के संविधान को भी शक्ति भारत की जनता से ही मिलती है। ऐसे में विपक्ष के इस रवैये से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करके विपक्ष किस संविधान की रक्षा की बात कर रहा है? क्या चुनाव में विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने में नाकाम है? क्या विपक्ष अपने नैरेटिव को जनता तक पहुंचाने में नाकाम है? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या विपक्षी नेताओं के हिसाब से संविधान तभी तक सुरक्षित है जब तक देश की सत्ता उनके हाथ में हो? और ये सवाल तो सबसे बड़ा है कि क्या विपक्ष आपातकाल के उस दौर को भूल गया जब संविधान को खतरे में देख संविधान की रक्षक जनता ने न सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका, बल्कि खुद इंदिरा गांधी को भी हार का सामना करना पड़ा। लिहाजा विपक्षी नेताओं को संविधान की प्रस्तावना की पहली लाइन हम भारत के लोग और आखिरी लाइन इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं जरूर याद रखनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये वही राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं जो लोकसभा चुनाव के मौके पर हर जगह संविधान बचाओ के नारे लगा रहे थे। लेकिन अब जब संस्थाएं अपना काम करती हैं, जब संविधान के तहत उनके अधिकार का इस्तेमाल करवाया जाता है, तो यही लोग संविधान को खतरे में बता करके देश की सियासत को गरमाते हैं और अपनी अपनी ओर से पॉलिटिकल चाल चलने की कोशिश करते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं बिहार की। साल 2025 लालू परिवार और आरजेडी के लिए कुछ ठीक नहीं कहा जा रहा है।
इसी साल में पहले तो तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, फिर विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई। इसी के बाद रोहिणी आचार्य के साथ तेजस्वी का विवाद हुआ और अब राबड़ी देवी को पटना में 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया है और ये सभी चीजें कहीं ना कहीं से लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव से ही जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कैसे समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टियों में बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन आरजेडी के लिए पूरा समीकरण ही बदल गया है। 2010 के बाद आरजेडी एक बार फिर से बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। इसी बीच प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए एक आदेश ने सूबे की सियासत में भूचाल ला दिया है। वो आदेश है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के आवास का पता बदलना। लालू परिवार फिलहाल पटना के 10 सर्कुलर रोड में रहता है, जो राबड़ी देवी के नाम से आवंटित है और बिहार के सीएम आवास एक अणे मार्ग के ठीक बगल में है। लेकिन अब राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। मेरी मौजूदगी अभी 10 सर्कुलर रोड पर है, जो कि राबड़ी देवी के नाम से ये घर है और पिछले 20 साल से लगभग इसी घर में राबड़ी देवी रहती आई हैं। और मुझे याद है जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद से हटी थी और नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हुए थे, तो 2006 में इस घर में आए थे राबड़ी देवी के साथ, अपने परिवार के साथ। उसमें तेजस्वी यादव भी छोटे थे। तो कल एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि इस घर के बदले राबड़ी देवी को दूसरा 39 हार्डिंग रोड में आवंटित किया गया है एक नया घर। 10 सर्कुलर रोड वो सरकारी बंगला है जिसकी पहचान करीब 20 सालों से लालू परिवार के सरकारी पते के रूप में ही रही है। इस बंगले ने चुनाव में आरजेडी के जीत का जश्न देखा है तो हार का सन्नाटा भी देखा है, छठ की छटा देखी है तो बिहार की राजनीति में बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण भी देखे हैं। लेकिन अब लालू परिवार को इस बंगले को खाली कर 39 हार्डिंग रोड वाले बंगले में शिफ्ट होना होगा। सरकारी आदेश जारी होने के बाद लालू राबड़ी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन आरजेडी नेता इस फैसले से तिलमिला जरूर गए हैं। उन्होंने इस फैसले को राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित बताया है। ये आवास तब से आवंटित है जब से वे सदस्य हैं सदन के, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ साथ। तो विखंडित करने का जो आदेश आया है वो थोड़ा सा अपच है। ये राजनीतिक सुचिता यहाँ पे भंग होती है। हालांकि जिनके पास ये विभाग है वो तो सुलझे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दखल सत्ता में, चौधरी जी मंत्री बने, मैंने हमने कहा सत्ता भारतीय जनता पार्टी की दखल काफी बड़ी है, इसमें कोई उसे नकार नहीं सकता। उनका कहना है कि ये फैसला सरकार में बीजेपी के बढ़ते दखल का नतीजा है। आरजेडी खेमा जहां इस फैसले के लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो वहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस फैसले पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। रोहिणी ने लिखा है, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। ये 39 हार्डिंग रोड है, नया राबड़ी देवी का आवास है जो कर्णांकित किया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में। और हमारे सहयोगी दिखाएंगे इसमें। देखिए ये कैंपस है और इसमें इसी में जो घर है ये नया राबड़ी देवी का आवास होगा। आरजेडी वाले कह रहे हैं कि लालू यादव बीमार रहते हैं और उनको अन्यथा डिस्टर्ब किया जा रहा है, जिस घर में वो पिछले 20 साल से रहते आए हैं और सिमिलर नेचर का घर है। शायद हो सकता है ये घर थोड़ा कैंपस थोड़ा छोटा हो पहले वाले से, लेकिन एक घर में रहते रहते जो आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि लोगों को आदत बन जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में दिक्कतें होती हैं। 39 हार्डिंग रोड वाला बंगला राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से अलॉट किया गया है, जिसे बीजेपी नियमानुसार बता रही है। तो वही
कांग्रेस ने अलग ही राग अलापा है। राबड़ी जी को जब वो आवास मिला था और उस समय जो उनका स्टेटस था, सरकार और महकमा बदलते रहता है और इसीलिए आवास भी अलग अलग कैटेगरी में लोगों को दिया जाता है। इसीलिए आवास से कभी भी, सरकारी आवास से मोहमाया नहीं करना चाहिए। और ये जो फैसला हुआ है वो फैसला बहुत सोच कर हुआ है, जिससे कि आगे भी इस तरह के नियम का पालन किया जा सके। देखिए, एक जहां तक मुझे याद है कि बिहार विधानसभा के अंदर एक कानून आई थी, उस कानून के तहत जो पारित किया गया था कि जो भी सीएम 5 वर्ष तक होंगे उनको आजीवन एक आवास आवंटित की जाएगी। तो उस प्रक्रिया को यदि कमज़ोर किया गया है तो ये हम समझते हैं कि इसको सरकार को सोचना चाहिए कि यदि वो प्रक्रिया पहले से चालू है तो उस प्रक्रिया के बावजूद होते हुए भी इस तरह की जो भवन खाली कराने की प्रक्रिया अपनाई गई है तो सरकार को उस पर देखना चाहिए। बिहार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राजेश राम को विधानसभा का नियम याद आ रहा है, लेकिन वो पटना हाई कोर्ट के आदेश को भूल रहे हैं। इसके चलते राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला खाली करना पड़ रहा है और आदेश के पीछे की वजह लालू राबड़ी के लाल तेजस्वी यादव है। बंगले का आवंटन और हाई कोर्ट का आदेश। 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने और उन्हें 5 देश रत्न का आवास मिला। साल 2017 में तेजस्वी डिप्टी सीएम के पद से हट गए। तेजस्वी को अब 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला खाली करने का नोटिस मिला। तेजस्वी यादव ने नोटिस को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी। पटना हाई कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका खारिज कर दी। पूर्व सीएम को बंगला, आजीवन सुरक्षा और सुविधाएं खत्म करने का आदेश भी दिया। साल 2005 में नीतीश कुमार जब सीएम बने तब राबड़ी देवी को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते एक अड़े मार्ग के ठीक बगल में 10 सर्कुलर रोड बंगला आवंटित किया गया। ऐसे अगर तेजस्वी यादव कोर्ट नहीं गए होते तो हो सकता था कि 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी के नाम से ही आवंटित रहता। ऐसे में कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव का 2017 वाला दाव 8 साल के बाद 2025 में उनके ही परिवार पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में 2025 का साल लालू परिवार पर ही भारी दिखाई दे रहा है। पहले तेज प्रताप यादव को लेकर परिवार में विवाद हुआ और वो घर और पार्टी दोनों से निकाले गए। फिर विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली। इसके बाद रोहिणी आचार्य को लेकर विवाद हुआ, परिवार की जमकर किरकिरी हुई और अब तकरीबन 20 साल पुराना घर खाली करने का नोटिस मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये साल अब लालू परिवार पर इस कदर भारी पड़ रहा है, जहां पर एक एक करके लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल बंगला खाली करना पड़ेगा। अब बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हलचल है और सस्पेंस भी बना हुआ है, क्योंकि रावलपिंडी की अदियाला जेल से निकलकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों ने पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं, कहां है पाक के पूर्व पीएम इमरान खान? इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ है? इमरान खान को किसने छिपाया है और बहनों को इमरान खान से मिलने से क्यों रोका गया है? क्या इमरान खान के साथ बड़ी साजिश हुई है? क्या इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हुई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीती रात जब इमरान खान की बहनें उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंची तो उन्हें मिलने से रोक दिया गया, जिसके बाद जेल के बाहर ही पीटीआई के समर्थक और इमरान खान की बहनें लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इमरान खान की सेहत को लेकर, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल खड़े होते हैं कि इमरान खान को लेकर ताजा अपडेट क्या है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। इमरान पर सस्पेंस, पाकिस्तान में विद्रोह। इमरान के बहनों की प्रशासन से गुहार, सिर्फ 5 मिनट मुलाकात की मांग। इमरान समर्थकों का भड़का गुस्सा,
इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक अलर्ट। सवाल ये, जेल में इमरान सेफ? पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में तनाव का माहौल बन गया है। पीटीआई समर्थक अडियाला जेल के बाहर डटे हुए हैं। अडियाला जेल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पीटीआई समर्थकों के आक्रोश और जेल के बाहर बढ़ती तादाद को देखते हुए इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब पाकिस्तान के रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर देर रात अचानक पीटीआई के कार्यकर्ता इकट्ठे होने लगे और ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। इमरान खान की बहन डॉक्टर उजमा खान, अलीमा खान और नौरीन नियाजी खान सैकड़ों पीटीआई समर्थकों के साथ जेल के बाहर धरने पर बैठ गई। तीनों बहनों ने मिलकर प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ अपने भाई से मिलने की इजाजत मांगी, लेकिन प्रशासन ने लगातार 3 हफ्तों से इमरान खान की बहनों को मुलाकात की मंजूरी नहीं दी और इसी को लेकर परिवार का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा। मंजूरी नहीं मिलने पर उजमा, अलीमा और नौरीन नियाजी खान के साथ पीटीआई समर्थक सड़कों पर डटे हुए हैं और प्रदर्शन लगातार जारी है। फैक्ट्री नाका और दाखल चेक पॉइंट पर पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए हैं और समर्थकों को जेल की ओर बढ़ने से रोका जा रहा है। उधर पीटीआई के नेताओं का आरोप है कि सरकार और जेल प्रशासन इमरान खान को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, परिवार की ओर से अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही है। उधर मौके पर पंजाब पुलिस और रैपिड रिस्पांस टीमों को तैनात कर दिया गया है। इमरान खान की बहनों को भी जेल में एंट्री नहीं दी जा रही। वहीं रात भर धरने पर बैठी समर्थकों का कहना है कि जब तक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी से मुलाकात की अनुमति नहीं मिलती, पीटीआई समर्थकों का विरोध लगातार जारी रहेगा। उधर बहन अलीमा खान और नौरीन खान ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि जब तक परिवार को इमरान के सेहत की जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक प्रदर्शन थमेगा नहीं और बहनें ऐसे ही जेल के बाहर डटी रहेंगी। तस्वीरों में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इमरान की बहनें अपने भाई से सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात की मिन्नतें करती रही, लेकिन पुलिस ने इमरान की बहनों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया। इमरान खान की बहनों को घसीटा गया और समर्थकों पर लाठियां चलाई गई। कहेंगे हम सब यहाँ खड़े हैं, जब तक मुलाकात नहीं होगी खड़े हैं, चाहे कल प्रखर तक होए, परसों होए, अगले मंगल तक होए, हम यही बैठे हैं। हमने देखा कि पिछले मंगल को जो है नाखुशगवार वाक़या भी यहाँ पेश आया था, उसको कैसे देखती हैं? आज पुलिस ने इस तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं की अब तक? नहीं, पुलिस को एक ही दफा इतनी कार्रवाई कर सकते हैं ना। अभी पुलिस कुछ नहीं कह रही हमें, क्योंकि अल्लामा नासिर बैठे हैं और अल्लामा नासिर आपको पता है कि बहुत ही बाइज्जत इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, अल्लामा है दीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, तो इसलिए हमें कुछ नहीं अभी कह रहे। अब ये प्रोटेस्ट आप जारी रखेंगी जब तक इमरान खान से मुलाकात? जी, जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे हम यहीं बैठे हैं। आपको बता दें कि इमरान खान बीते 2 सालों से अडियाला जेल में बंद है, लेकिन बीते 1 महीने से मुलाकात नहीं होने पर अब देश भर में पीटीआई समर्थकों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर में आधी रात से प्रदर्शन जारी है, तो वहीं पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर लेट अस मीट इमरान ट्रेंड कर रहा है। उधर कल से अडियाला जेल के बाहर डटी इमरान खान की बहन अलीमा खान को हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद पीटीआई समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि जब पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल में बंद है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि इमरान की बहनें और पीटीआई समर्थक अनहोनी की आशंका जता रही हैं। परिवार का दावा है कि डॉक्टरों को इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिरी बार मार्च 2025 में पीआईएमएस हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने इमरान खान की जांच की थी, लेकिन इसके साथ ही परिवार को इस पर भी शक है कि वो जांच सिर्फ दिखावा थी। पिछले महीने से वकीलों से भी मुलाकात नहीं हुई है। परिवार का दावा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्च में आदेश दिया था कि इमरान खान को उनकी लीगल टीम से मुलाकात सुनिश्चित की जाए, लेकिन पिछले महीने से वकीलों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। परिवार से भी मिलने पर रोक। इमरान खान की बहनें अलीमा और नौरीन का कहना है कि कोर्ट से परमिशन मिलने के बावजूद उन्हें 5 मिनट के लिए भी अपने भाई से नहीं मिलवाया जा रहा। चौथा कारण,
2 हफ्तों से इमरान का कोई ठोस पता नहीं। पीटीआई के नेताओं का दावा है कि बीते 2 सालों से जेल की तरफ से समय समय पर अपडेट और इमरान की तस्वीरें सामने आती रही, लेकिन ऐसा पहली बार है जब इमरान की कोई खोज खबर ही नहीं है। 5वां, असीम मुनीर की आपात बैठक से गहराया शक। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने मिलिट्री इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है, जिसके बाद शक गहरा रहा है कि क्या पर्दे के पीछे कोई और खेल चल रहा है। हालात इतने संदिग्ध हो गए हैं कि इमरान खान की सेहत और सलामती दोनों पर संशय बरकरार है। ना तो प्रशासन कुछ बताने को तैयार है और न ही सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। ऐसे में समर्थक और परिजन दोनों इमरान के साथ अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। शहबाज और मुनीर की चुप्पी इमरान के समर्थकों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। ऐसे में इमरान के समर्थकों के पास जेल के बाहर डटे रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। उधर अफगानी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद इमरान को जेल के अंदर निपटाने का प्लान तैयार कर लिया गया है और यही वजह है कि अब रावलपिंडी के अंदर खुलकर मुनीर वर्सेस इमरान का गेम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान अगस्त 2023 से ही लाहौर के अदियाला जेल में बंद है। इमरान की गिरफ्तारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से अल कादिर ट्रस्ट से जुड़े करप्शन के मामले में की गई है। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी बुशरा के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है। जनवरी 2025 में एक कोर्ट ने इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीवी को 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा इमरान पर कई और अन्य मामले भी चल रहे हैं। हालांकि जब से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, तब से इमरान की सेहत को लेकर कई बार अफवाहें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार बात कुछ और है। बात बेहद गंभीर है और शायद इसीलिए शहबाज और मुनीर बैठक के जरिए हालात से निपटने की जुगत में है। तो वही पाकिस्तान में इमरान समर्थकों का प्रदर्शन पाकिस्तान को आंतरिक विद्रोह की ओर लेकर जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इमरान की सेहत को लेकर, सलामती को लेकर संशय बरकरार है और यही वजह है कि जो उनके कार्यकर्ता है, समर्थक है, जेल के बाहर डटे हुए हैं, जानना चाहते हैं कि पूर्व पीएम इमरान फिलहाल कैसे हैं। यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।